अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कोई accidents तो आपने नहीं हो एकदम रहे? से स्टार्ट कर दिया था। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रहे आजकल में? वो हो जा रहा था इसी तरह के हालात में होता एक्सीडेंट। तुमने क्या 2 दफा पहले जल्दी भी जिसको हुआ है? जल्दी पड़ी हुई हो वो जिप फंस जाती होती अच्छा है। चलो हाँ अब बताएं। हमें भी थोड़ी सी आज जल्दी है ना, क्योंकि टॉपिक्स हैं हमारे पास बहुत गर्मा गर्म किस्म के दोनों। ओहो, एक तो है पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच जो बेहतर था अगर हम ना खेलने जाते तो ठंडा टॉपिक हो गया मैच था ना। कोई खान साहब था। और दूसरा हमारे पास टॉपिक है जो दूसरा मैच पड़ा हुआ है इमरान खान साहब की आंखों का हुकूमत के साथ। आंखों ही आंखों का मुकाबला चल रहा है। वो आई फॉर आई उसने इसीलिए गया था, याद है आपको? वो आई फॉर आई क्या था? वो लंबे घुंघराले बालों वाले बंदे ने अच्छा, गाना ये गाया वो था। वाला है, मैं समझा। आई फॉर आई, ताहिर खान। ताहिर खान ने कहा था, याद है? आई कर रहा था। Yes. तो नाज़रीन, आई का मसला चल रहा था। राणा साहब आपको जो है- पता है कि कल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक आंख थी जो मैच नहीं देख रही थी। वो इमरान खान की थी। वो इलाज चल रहा था उस पर। 2 आंखें हैं उनकी, दूसरी के साथ क्या मसला है? पूरी खराब एक नहीं है। आंख मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा इमरान खान साहब नहीं देख रहे थे, एक बंदा नहीं देख रहा था। एक वो एक आंख से वो देख रहे थे। ऐसे। अच्छा, राणा साहब के पास जो है ना असल इन्फॉर्मेशन है। अब तो राणा पता साहब चला ने कि वो बकायदा बल्कि सिर्फ 30% आंख थी जो नहीं देख रही थी, बाकी 70% वो भी देख रही थी। हाँ। राणा साहब की असल खबर है, राणा साहब ने ट्वीट की थी, उसके बाद फिर दीगर सहाफियों ने वो ट्वीट की। नहीं, राणा साहब के पास खबर जो है वो आंख के हवाले से है या वो मुलाकात के हवाले से है? सारी सारी बातों के राणा बाद। साहब ने सबसे पहले कहानी सुनाई ना। ऑलराउंडर, मैं ऑलराउंडर। मैं हाँ ना, हमारी क्रिकेट टीम भरी हुई ऑलराउंडर से, तो राणा साहब की नहीं हो सकती जी। कल जो है ना 10:15 बजे ये खबर आ गई थी। 9 बजे उनसे ना बैरिस्टर गोहर और जो हैं वो मौलाना क्या नाम है, सेनेट के जो ओपोजिशन लीडर हैं, अल्लामा नासिर अब्बास। वो उनकी मुलाकात हुई थी पिम्स में डॉक्टर्स के साथ। 9 बजे शुरू हुई थी, 10:20 पे वो ख़त्म हुई थी मुलाकात। उसके बाद खबर आ गई थी, बट आई नीडेड टू कंफर्म इट। और फिर वो मैंने 11:15 बजे के करीब वो ट्वीट किया था कि इमरान खान की जो मुलाकात हुई है डॉक्टर से, जो चेकअप हुआ है, उसके नतीजे में इमरान खान की नज़र बेहतर हुई है, उसमें बेहतरी आई है। डॉक्टर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये मामला आगे चल के ठीक हो जाएगा और उसी रास्ते पर ठीक होगा जिस रास्ते पर वो चाह रहा था। क्योंकि ये जो मुलाकात थी 9 बजे से 10:15 बजे तक, उसमें इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज थे, आसिम यूसुफ उनका नाम, जो शोखानों वाले, और एक और मिर्ज़ा है खुरम, उनके साथ भी उन्होंने उनको भी ब्रीफ किया, उनको बताया कि क्या इस टाइम सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट्स हैं और सारा मामला, और आंख की क्या सिचुएशन है, और ये भी बताया कि हम कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं उनको, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो पूरा मामला वहाँ पर वो हो चुका हुआ था। अच्छा, अब सिलसिला कुछ यूँ है कि ये सिर्फ आंख का इशू नहीं है, मसला अब मज़ेदार हो गया है। सिचुएशन जो है ना मज़ेदार हो गई है, और ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये डिफरेंट लेयर्स में है। तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड समझने में। अगर किसी को ज़रा इशू हो तो बुरा ना मनाइएगा, बट इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बैक करके दोबारा सुनने। हाँ, दोबारा सुनिएगा, रिपीट पे सुनिएगा। सिलसिला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो था बीइंग द कीवर्ड, जिसकी वजह से इमरान खान कहता था कि मेरे से बात करो, और वो बात नहीं करते थे। अब इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से कुछ चाहिए। उसमें एक चीज़ है कि वो है केपी में ऑपरेशन, दूसरी चीज़ है 28वीं तरमीम। पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही सूबों के मामले पर, और जो कनाल का इशूज़ है वो, और भी 1-2 इश्यूज़ हैं। और तीसरी चीज़ है 2029 के इलेक्शंस। सो चूँकि हम तो सू लेते रहते हैं, अपने जासूस भगाते रहते हैं, खबरें लेते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, वो चाहे सिक्योरिटी कॉरिडोर्स में हो, वो चाहे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो। अब जो बातचीत है ना, जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके दिमाग में चल रही है, वो है कि जी अगले 2-3 साल में क्या सीन होगा, क्या सीनरी बनेगी। 2-3 साल का मतलब है 2029 के इलेक्शंस। अब अगर आप सोचें कि 29 के इलेक्शंस आ गए हैं और इमरान खान और पीटीआई के साथ मामला तय नहीं है, तो 29 के इलेक्शंस में करनी पड़ेगी रिगिंग। 24 की तरह का कराना पड़ेगा। जिस तरह 24 में वो पॉपुलर थे, वो 29 में भी पॉपुलर होंगे, और उनके साथ करनी पड़ेगी रिगिंग नून लीग को या पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए। दैट कांट बी डन। 2 दफ़ा नहीं हो सकता एक ही रजीम के अंडर। 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा नहीं हो सकता। नहीं, 18 में तो वो दूसरी रजीम थी ना, अभी तो 24 वाली रजीम अलग है ना। और फिर 29 में नहीं हो सकता है ये चीज़ दोबारा, ज़रूरत भी नहीं है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ गई है इमरान खान की। आप ज़रा ये मंज़र देखिए कि अगर पीटीआई 28वीं तरमीम पे, और इनफैक्ट आगे 29वीं तरमीम पे बजट के बाद, अगर हुकूमत का साथ देती है, इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती है, और यहाँ पर सूबे बनते हैं टका के, एनएफसी अवार्ड होता है,
उसमें चेंजेस होती हैं, तो पीपल्स पार्टी तो गई, और फिर एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो जाता है रीचिंग 2029 इलेक्शंस। वो जब इलेक्शंस आएंगे और होंगे तो उसमें अगर कोई पीटीआई और नून लीग का मुकाबला होता है और साफ और शफाफ सो कॉल्ड जितना भी हो सकता है वो इलेक्शंस हो जाते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट को दोनों जमातें कबूल होंगी। अगर पीटीआई आ जाती है या नून लीग आ जाती है, दोनों ही कबूल होंगी। और नून लीग भी चाहेगी कि इलेक्शन हो ना 29 में तो फिर सही हो, इमरान के खिलाफ हम लड़ें। नवाज शरीफ भी ये चाहेंगे, मरियम अपनी परफॉर्मेंस पर लड़ना चाहेंगी। तो ये अगर सिचुएशन होती है और उसका रिजल्ट में नून लीग आती है तो सो बिस्मिल्लाह, और पीटीआई आती है तो भी सो बिस्मिल्लाह, बिकॉज आपकी ऑलरेडी वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका होगा। अभी जो सिचुएशन है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। इतना कि एक दूसरे के साथ मामला हो रहा है कि जितना भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा है या हो सकता है वो किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है बुशरा बीबी के थ्रू। ये हो गई एक बात, ठीक है जी। अब इसको आप जोड़े जरदारी साहब के बयान के साथ। जरदारी साहब कितने साल से सदर बने हुए हैं, कोई बयान नहीं दिया उन्होंने सियासी, किसी को नहीं टारगेट किया। अब आकर उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई और इमरान खान के खिलाफ और उसकी ईगो को हर्ट किया कि औरतों की तरह मत रो, मर्दों की तरह जेल काटो? क्यों? इज ही कमिंग आउट ऑफ जेल? आई डोंट नो। जरदारी साहब को ये चीज़, ये प्लान का पता है, और उनको एहसास हो गया कि जो उनका प्लान था बिलावल को 29 में प्राइम मिनिस्टर बनाने का, वो तो गया, क्योंकि वो नहीं कर सकते या वो नहीं कर सके जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है उनसे। इस वजह से जरदारी साहब ने इमरान खान के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़बरदस्त बयान, ज़बरदस्त सबुताज किया उन्होंने। जो मामला चल रहे थे जेल में और बुशरा बीबी के थ्रू और बाकी जो चीज़ें, उनको बिल्कुल डिसरप्ट किया जरदारी साहब ने अपने इस बयान के साथ, बिकॉज ही न्यू कि ये काम होने जा रहा है। और 2 दफ़ा किया, एक दफ़ा वो साउथ पंजाब में गए हुए थे, दूसरी दफ़ा वो कहीं और थे, उन्होंने फिर वो बयान दिया। क्यों? बिकॉज ही नोज के उनकी पॉलिटिक्स इस टाइम ख़तरे में है और उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। फिर ये जो आंख का इशू था, ये क्या इशू था? मतलब अगर आंख ख़राब थी तो ये मुल्क में तो आग लग जानी चाहिए थी। यहाँ पर तो अवामी एहतजाज होता। एहतजाज के कॉल क्या थी? नहीं, एहतजाज की कॉल नहीं राणा साहब, एक मिनट जरा प्लीज, मैं थोड़ा सा इसमें आपकी तस्दीक कर दूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा कि आंख खराब है, किसी ने ये कोई इबाम नहीं रखा कि हो सकता है आंख ठीक ही हो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। पूरी पीटीआई की लीडरशिप, उनका सोशल मीडिया, उन्होंने खान साहब को एक आंख से खत्म कर दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा एक आंख इनकी चली गई। उसके बावजूद भी आपकी बात ही, उसके बावजूद भी लोग नहीं निकले। नहीं, लेकिन निकाले भी नहीं, ये भी देखें। ओके, खैर पंजाब में तो नहीं निकल रहे, वहां पे तो खैर पख्तूनख्वा में उन्होंने बंद किया वो सारा कुछ। नहीं, हसन इंसाफ की बात ये, कॉल नहीं दी। कॉल उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट में हम धरना देंगे, और वो देंगे पार्लियामेंटेरियंस। जो केपी के जो सीएम हैं, जब वो खड़े हुए थे केपी हाउस में इस्लामाबाद में, तो एक रिपोर्टर ने कहा कि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने कहा उनको कैसे रोक सकते हैं, वो जा सकते हैं, और पार्लियामेंटेरियंस नहीं धरना देना है। तो अवाम को तो नहीं बुलाया। अवाम इनफेक्ट खड़ी हुई थी ब्लू एरिया में, कुछ लोग वहाँ पर इनके जो हैं कारकुन वो खड़े हुए थे और वो वीडियोज़ बना के कह रहे थे कि हम किस तरह जाएँ वहाँ तक, हम किस तरह धरने में शामिल हों। तो इन्होंने अवाम को कॉल नहीं दी। अब इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई हो और आप कॉल ही नहीं दे रहे एहतजाज की, अवामी एहतजाज की, तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। सो इसमें सिचुएशन ये थी कि कुछ लोगों को पता था क्या चल रहा है उन्होंने, और वो पार्टी को ऊपर से चलाते हैं, उन्होंने वो नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हमने करना है, कंट्रोल्ड हमने मामला रखना है। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और वो ज़्यादा इस तरह की कैफियत में थे। वो कह रहे थे कि यार ये तुम लोग पागल हो, इमरान की आंख चली गई है, उसको अंधा कर दिया इन लोगों ने, और तुम लोग एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे। एहतजाज करो, बाहर निकलो, मरो, ये वो सारा कुछ करो। तो वो एक सिचुएशन अलग से चल रही थी। तो ये जो सिचुएशन थी ऑब्वियसली ये ख़तरनाक थी। मतलब आप और मैं एक सहाफ़ी हूँ या सिटीज़न हूँ, हमारे लिए ख़तरनाक कि ये अगर स्पिल आउट हो गया, इन्होंने मुल्क बंद कर दिया, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। इस पर भी जब मैंने पता किया तो वहाँ पर बड़ा ठंड माहौल था। आप देखिए, ना पिंडी में कंटेनर लगा, ना इस्लामाबाद में कंटेनर लगा। मोहसिन नकवी की उस टाइम जो बयान आया, उसने कहा जी 2 महीने में बन रहा है जेल, वहाँ पर आंख का भी इलाज होगा, इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो उस हिसाब ने कहा कि वो धरना दे रहे हैं और वो वहाँ पर वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दे लिया धरना। वो मतलब इस तरह का कर रहे थे। सो ये सिचुएशन जो थी ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत थी और वो मामला आगे चल रहे थे। इस पर से जो रिजल्ट निकलना था वो नहीं निकला। वो जरदारी साहब का बयान भी उसमें काम कर गया, और बुशरा बीबी का देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक किस चीज़ के लिए इमरान खान को कन्विंस कर सकी हैं। वो एक वो पॉइंट है जहाँ पर कि ये मामला डोल रहा है, बट ये सारा कुछ बुशरा बीबी के थ्रू हो रहा है।
भाई राणा साहब ने तो सारी डिटेल वाली बता दी, 2 4 5 6 सवाल हैं, कुछ अगर आपने ऐड करना है तो वो आप नहीं आप पहले सवालात का भी जवाब दे दें। एक तो राणा साहब ने एक टाइमलाइन दी 2029 वाली, उस तक पहुंचने के लिए इमरान खान साहब को अगर कोई वे आउट ऑफर किया जाएगा, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, तो इमरान खान साहब अगर उसको टेकअप नहीं करेंगे तो फिर उनके 2029 की वापसी के मामला तो हैं वो खटाई में पड़ते नजर आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खान साहब अपनी कहें कि मैं, जिस तरह वो कहते हैं कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ ना मैंने डील करनी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उनके साथ डील कर रहे हैं वो उनको 100% विक्टोरियस होकर तो नहीं निकलने दे सकते ना वहाँ से। मतलब जो भी कोई बार्गेनिंग का होगा, कुछ वो लूज करें फेस, कुछ वो इदारा जो है वो फेस लूज करे, दोनों को थोड़ा सा नुकसान हो ताकि मामला थोड़े बराबर हो जाए। एक दूसरी बात ये है 9 मई की माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, तो वो खान साहब नहीं मांग रहे, वो तो एक कोई हेल्थ रिपोर्टर है, उनसे मुतालिक एक ट्वीट मंसूब करके मौत आ जाए, मिल रहा हो, माफी क्या चीज़ है यार, वो कोई ना कोई मांग लेगा, ऐसी नहीं खान साहब मांगेंगे, कोई ना कोई से बात नहीं हो रही, हो जाएगा। हाँ, तो ये बातें जरा इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे, दरकार है। मेरे से क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना सारी बात, राणा साहब ने पूरी बात बताई है ना, इससे मेरे सवालात पैदा हुए हैं राणा साहब से, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है वो राणा साहब की जो थ्योरी है या जो भी उनकी जो खबर है, और उससे ज़ाहिर है फिर बंदा उससे एक एनालिसिस भी बिल्ड करता है। मुझे वो बाय एंड लार्ज जो है वो मुझे ज़ाहिर है कोई ये तो नहीं हो सकता कि जैसे वो कह रहे हैं वो कोई मतलब इल्म नजूम के बगैर ही बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हों। इसकी 2-3 और भी जो है वो इंडिकेशंस हमें पहले भी मिली है। मिसाल के तौर पर बसंत से पहले ये बात हुई कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये बहुत सारे रिपोर्टर्स ने, व्लॉगर्स ने, मतलब जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात की कि ना सिर्फ वो 8 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि 8 तारीख के बाद विद इन द मंथ ऑफ फेब, यानी कि इसी महीने में आपको उनको जो रिटर्न में कुछ रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र भी आएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो आपको होते हुए नज़र आएंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात, जो जरदारी साहब की टेंशन जो है वो उन्होंने बात की है, वो बड़ी वैलिड है। आप उसके साथ एक और साहिब खातून हैं, उनकी भी टेंशन की तरफ ज़रा आप गौर करें। उनकी भी जो है ना वो जो दुनिया है ना वो उनकी आंखों के आगे जो है वो नहीं, खातून का नाम लो ना, उनका नाम है अलीमा खान। अच्छा हाँ, बताओ अलीमा खान। ठीक है, अब कल जब ये बात तय हो गई कि गौहर खान साहब जो हैं वो जाएंगे जेल में, और वो जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, और साथ उनके, और गौहर खान ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक बंदा जो है वो फैमिली से भी ज़रूर होना जरूरी है। ठीक है, और फैमिली के हवाले से उन्होंने एक साहब का नाम, वो क्या बर्की साहब कौन से थे, वो नौशरवान बर्की कहा गया, नहीं, नौशरवान बर्की नहीं है, लेकिन वो बात कासिम खान वो वाले, जी, जो वो तस्वीर बड़ी मशहूर है हमारे साफी भाई की, उसके अंदर वो जो ऐसे हाथ में पकड़े खड़े हैं ना, वो उनके तो कासिम ज़मान खान साहब जो आपको मजे का बता दूं चाहते, उनके जो ट्विन है ना कासिम ज़मान साहब के, वो लाहौर के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बड़े अफसर थे और शहबाज शरीफ के बड़े कार खास थे, जो शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत 2008 से लेकर इसी वजह से इस तरह का बंदा निकाला जाता है ना, जो फैमिली मेंबर भी हो और वो दूसरी साइड को उस पर एतबार भी हो कि यार ये कोई आके धोखाधड़ी नहीं करेगा, या उसके साथ कोई ताल्लुक इतना जरूर हो कि झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। जब खान साहब का उतरा था ना वो तस्वीर है। अब ये जो 2 अफराद थे, इनका जाना जो है वो बड़ा अंडरस्टैंड, मतलब एक जिसे कहते हैं रीजनेबल पोजीशन थी गवर्नमेंट की कि जी आप इन 2 लोगों को भेज दें। उससे पहले तो ये भी बात हुई कि ये जो है वो खान साहब को शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिर फैसला हुआ कि नहीं जी, शिफा जो है वो फिर एक सिक्योरिटी का नाम लिया जाता है, लेकिन असल में तो ये था ना कि यार पीटीआई सपोर्टर्स इकट्ठे हो गए, आवाम इकट्ठी होगी तो क्या करेंगे, तो लिहाजा उनको जेल के अंदर ही उनकी फैमिली से एक बंदा और एक जो है वो, अब उसको सैबोटाज किसने किया? उनकी फैमिली के एक ही शख्स है भाई, फैमिली के लोगों ने नहीं किया, फैमिली के एक लोग ने किया, बहन लोग ने, उन्होंने भाई लोग से बहन लोग, अलीमा खान ने उसको सैबोटाज किया उन्होंने किसी और का नाम नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उज़मा जाएगी, नौरीन जाएगी, क्योंकि उज़मा और नौरीन से फिर भी कदरे कुछ जो है ना वो मामला कदरे सेटल्ड हैं, इतना बुरा उनके लिए नेगेटिव नहीं है गवर्नमेंट का या फौज का जो व्यू है। अलीमा खान के लिए क्यों है नेगेटिव? अलीमा खान के लिए इसलिए नेगेटिव है कि एवरीवन नोज, क्योंकि अब ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई कि एजेंट जे जो हैं वो अलीमा खान के साथ काम करते हैं। इमरान रियाज खान जो हैं वो अलीमा खान के साथ मिलकर काम करते हैं। जो आदिल राजा और ये डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, या चलें उनका मुझे कंफर्म नहीं है कि वो किसके साथ काम करते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पीटीआई की सोशल मीडिया की जो टीम्स बैठी हुई हैं, एनकीडू शनकीडू जो अभी हम नाम ले रहे थे, ये तमाम अफराद जो हैं वो अलीमा खान के कहने पर काम करते हैं। सोशल मीडिया पीटीआई का वो चलाती हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि एक अकाउंट है बड़ा मशहूर, उसको उनके बच्चे चलाते हैं,
ठीक है, जो वो पतंगबाज सजना जो है, तो यहाँ तक जो है ना वो बातें हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर उनका ये कहना है कि मैं ही जाऊंगी, विच मीन्स शी डिडंट वांट दिस टू गो थ्रू, या अगर हो जाए तो जैसे ही मैं बाहर आऊं मैं सैबोटाज करने के लिए कोई ऐसा जुमला बोलूं। अब यहां पर जो जरदारी साहब वाली बात है और जो अलीमा खान वाली बात है, पीटीआई की तरफ से जो जवाब आया ना वो आया पीपल्स पार्टी को, ठीक है, जो आसिफा के बारे में उल्टी सीधी गुफ्तगू हुई, बख्तावर ने उसका जवाब दिया। अम्मार सोलंकी नामी अकाउंट जो है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये किन साहब का अकाउंट है, बड़े पावरफुल आदमी का नाम लिया जाता है, सबसे बड़े वो इदारे का नहीं, इदारे के अफसर का, उनका यार उन्होंने भी तो ट्वीट कर दी थी ना एक। हाँ, पर ट्वीट करने को क्या मैं भी ट्वीट कर दूं हसन इफ्तिखार से और मैं कहूंगा कि लेकिन ये बात करनी नहीं चाहिए हसन इफ्तिखार का असल में अकाउंट तो वो इदारा चलाता है, क्या पता मुझे वैसे फॉलोअर ज्यादा मिल जाए। लेकिन सही बात है या गलत बात है, साफी के हाथ में जब तक उस हकीकत ना हो तब तक हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते ना। बात ये है कि वो जिसका भी अकाउंट एक सेकंड, अम्मार सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने कहा क्या जरूरत है ये बात करने की, सही बात है, क्या जरूरत है स्क्रीनशॉट लेके भाई तेनू किने किया कि तू एक गाल कर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी ये बख्तावर व्हाई वुड यू ट्वीट दिस। उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो पीपल्स पार्टी वालों की तरफ आया। पीपल्स पार्टी वाले जो है वो पीटीआई वालों को गालियां दे रहे हैं, विच एक्चुअली मींस के जो प्लान है वो एज पर प्लान चल रहा है, चल पड़ा है। अलीमा खान को बाहर रखा गया इस चीज से, अलीमा खान के कहने के बावजूद, कोशिशों के बावजूद उनको इस चीज से बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से जो वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का जो एक बाजार गर्म करना था वो गर्म नहीं हो सका। और जो आज स्टेटमेंट आई है उसमें गवर्नमेंट ने एक ऐसी, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं, वो डॉक्टर्स का पैनल है, उसमें वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे हैं जिससे पीटीआई भी वैलिडेट हो जाती है उनका क्लेम कि जी उसकी आंख को कोई मसला तो है, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी ये कह सकती है कि यार 70% तुसी तो 85 कह रहे सो, और 85 और 70 के बीच में जो गैप फिल है वो हो रहा है कि जी चश्मा लगा के 70% हो जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ मिला के अगर आप देखें तो उससे आपको ये पता चलता है कि थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान। अगर मुझे ये नहीं पता कि ये 29 के लिए हो रहा है या उनको बोर्ड ऑफ पीस के लिए कुछ चाहिए है, या उनको जो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है 29 तक बात बहुत बाद में जानी है। मेरा ये ख्याल है जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं है, वो 29 का इलेक्शन भी नहीं है। जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो है केपी का ऑपरेशन। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनका आगाज जो है वो कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी की 2 मुख्तलिफ मीटिंग से हुआ है। एक वो जो उन्होंने बुलाई, वहां पर पहले कोर कमांडर साहब गए और फिर उसके बाद कोर कमांडर हाउस वो खुद चल के गए। ये 2 जो चीज़ें हैं, सुहेल अफरीदी ने ऑब्वियसली उसके अंदर फिर एक रोल तो उनका बनता भी था, पोजीशन भी उन्हीं की थी, वही सबसे बेस्ट प्लेस्ड थे। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा भाई, सुहेल बड़ाइच साहब ने एक इंटरव्यू दिया है असद अली तूर को, ठीक है, और असद तूर ने उनसे जो ओपनिंग सवाल था वो ये किया कि वंडर बॉय के बारे में जो आपकी थ्योरी है वो क्या है। सुहेल बड़ाइच साहब ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी मैंने कॉलम में भी ये लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। वंडर बॉय की थ्योरी ये है कि एक शख्स ऐसा जिसके ऊपर सबको इत्तफाक हो, एक कौमी हुकूमत जिसको आप अबूरी हुकूमत कह लें, जो पिछली हुकूमत थी अबूरी, उसके अंदर भी बात हुई थी 3 महीने की, लेकिन वो चला था तकरीबन 1 साल और 2 माह, 13-14 महीने। अगर थोड़ी सी आपको बुरी हुकूमत को लंबा करना है और उसके अंदर तमाम साइड्स से लोग आ जाएं तो वो कौमी हुकूमत बन जाएगी। वो जो वंडर बॉय है, क्या पीटीआई उस पर राजी होगी? उनका ये सवाल था। उन्होंने कहा देखें, जब तक पीटीआई के अंदर से या पीटीआई खुद टॉप से या पीटीआई के अंदर से एक फैक्शन ये नहीं कहता कि हमें ये बात कबूल है, तब तक तो ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुमकिन नहीं होगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा फिर इलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा 29 में भी नहीं होगा। कहते नहीं, वो जैसा 24 में हुआ है वैसा तो आप कल करा लें, लेकिन अगर आपको ठीक इलेक्शन करवाना है तो 29 तक के लिए आपको ये सब कुछ जो है वो बनाकर देना पड़ेगा। उन्होंने ये पूछा जनाब कि फिर ये जो बंदा है इसके ऊपर कोई इत्तफाक है? मुझे अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कल कुछ, ठीक है, या आप यूँ कह लें कि मैं उसमें शायद मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट अगर कहीं से कोई आवाज़ उठनी है तो शायद वो वहीं से उठनी है। वो मुझे बदन की मुट्ठी मुझे एरिया रखने, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, तो चश्मा यहीं से निकल सकता है। ये सारी चीज़ों को देखें, 29 का इलेक्शन, उससे पहले एक कौमी हुकूमत और वंडर बॉय, और उससे पहले केपी का ऑपरेशन, ये तीनों चीज़ें मिलाकर देखें तो आई थिंक कि स्टोरी जो है वो एक
बनती तो जा रही है, एंड अलीमा एंड जरदारी साहब दोनों जो हैं वो इस थ्योरी को इसके ऊपर तनकीद करके प्रूव कर रहे हैं कि ये बहुत प्लॉजिबल है। हाँ अच्छा, अब दोनों ने आपने बात कर ली, आपने रीमा खान की बात कर ली, उनका नुकसान बता दिया, आपने आसिफ जरदारी साहब का नुकसान बता दिया। लेकिन अगर ये अबूरी हुकूमत बननी है, ये कोई कौमी हुकूमत बन जानी है और उसके बाद फिर 2029 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाना है, तो इसमें फिर सबसे ज़्यादा खतरा तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा को है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, वो तो उस चक्कर में है कि सारा मामला ऐसे चलते रहेंगे जो कौमी हुकूमत और आगे जाके जो है उनका चांस बन जाएगा वज़ीर आज़म बनने का। लेकिन जो आप कह रहे हो इसके अंदर वो ना तो वंडर वुमन अगर तो कोई चांस हो, कहा जा रहा हो कि वंडर वुमन बनना है। अगर सोहेल बड़ाइच साहब कह रहे हैं तो वंडर बॉय एक ही है सर। ये इसमें थोड़ी सी अर्ज सुन लें। ये एक तो ना सोहेल बड़ाइच साहब और अबसार आलम साहब से इनका मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये ना पहुंचते हैं मुद्दे तक, लेकिन पता नहीं क्या जल्दी से ना वापस आ जाते हैं, पता नहीं पूरी बात नहीं सुनते या क्या करते हैं ये ना। क्योंकि अबसार आलम साहब ने जो खबर दी थी ना उस वक्त जब CDF का नोटिफिकेशन होना था, वो मुद्दे पे पहुंच गए थे, बट वो समझ नहीं सके कि इशू क्या है। वो समझे कि पॉलिटिकल इशू है, वो पॉलिटिकल इशू नहीं था। मतलब आप पहुंच गए हो, क्यों नहीं समझ सकते, मुझे ये समझ नहीं आती। अब सोहेल बड़ाइच साहब वो भी इशू पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। वो कभी भी नहीं होगा, कोई कौमी हुकूमत नहीं बननी, पॉसिबल नहीं है वो, दैट्स नॉट गोना हैपन। वो क्यों? क्योंकि इमरान वो उसने अपनी वो न्यूट्रलिटी एक तरह से कायम रखनी है ना, वो इनको सपोर्ट करेगा बहुत ही चीज़ों में। अगर उसने ये डील ली, अगर ये मामला तय हो गए, अभी कोई डील नहीं हुई है बट ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं, अगर ये डील हो गई तो वो इनको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा बिफोर द इलेक्शन। वो पागल है, वो बेवकूफ़ है कौमी की हुकूमत का हिस्सा बन के वो अपना सारा स्पोर्ट बेस तबाह बर्बाद कर ले। वो ऐसा नहीं करेगा। सो ये नहीं होगा। अब अबसार आलम साहब ने वो कहा जी वो पूरी आँख ही गई, वो अंधा हो गया वो अगेन। मतलब यू नो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि क्या चल रहा है, क्या मामला था। तो वो उन्होंने दोबारा एक जो है ना वो बाउंस मारी, डिटेरेंस जर्नलिज्म है ये। हाँ, डिटेरेंस जर्नलिज्म। अगर वो ना कहते कि आंख से आँख हुई तो हुकूमत कभी भी मजबूर ना होती इसको कराने के। सोहेल साहब ने बताया हुआ है कि इस सहाफ़त का नाम डिटेरेंस जर्नलिज्म होता है कि आप पहले से छोड़ दें एक बड़ी सी और फिर वो चेंज हो जाए तो फिर आप कहें कि मैंने रोक दिया। देखें अगर मैं ना कहता तो आंख में इंजेक्शन ही ना लगता, इसलिए असल में तो। अच्छा, मार्को रूबियो का क्या रोल है इसमें सारे में? वो है ना, उन्होंने बताया तो है। मार्को रूबियो जो रूबियो का भाई यार सीरियस बात हो रही है। नहीं यार आप अजीब सीरियस अच्छा, बात कर रहे मरियम पर आ हैं। जाए वो ना। इतने सहाफ़ी हैं सीनियर, उन्होंने लिखा हुआ है 1986 से वो सहाफ़ी हैं। आप साल गिन लें 40 पर करते साहब, पता नहीं फ़खर साहब हैं इस्लामाबाद में होंगे कहीं किसी ज़माने के। मुझे लगता है इस्लामाबाद के राना जी होंगे किसी ज़माने में सहाफ़ी, पर वो छोड़ते इतनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि उसने बेसिकली उन्होंने डंडा दे के कहा कि निकालो उसको बाहर। मरियम वाला सवाल, मरियम वाला बात यह है, देखें कि अब इसमें जो मरियम की आपने बात की ना, वो बुनियादी तौर पर उसको लार्जर क्वेश्चन ये है कि इसमें व्हाट इज इन देयर फॉर PMLN। और वो सवाल समझ में आता है कि यार PMLN तो फिर मतलब बिलावजह रगड़ी गई ना, उसमें तो उसको कुछ भी नहीं मिला, जबकि वो हुकूमत में है तो वो अपने हाथ से तो नहीं देंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, दिस सेटअप इज गोइंग टू कंटिन्यू। इसके अंदर कोई ऊपर तब्दीली आती है नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, व्हाई वुड यू वांट दिस टू हैपन? क्या 2028 से शुरू हो जाए शायद ये काम 2029 तक चले। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि PMLN के पास द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव इज़ गिविंग मरियम। अब देखें उनकी आज की भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उन्होंने लगाई हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि वो पुलिस वालों के ऊपर वो कैमरे उनकी वर्दियों में लगेंगे। आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट द थिंग इज दैट शी इज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग एंड शी इज ट्राइंग टू प्रूव एंड इट्स वर्किंग एंड इट इज वर्किंग। ये बात है। बिल्कुल गलत है कि सेठी साहब की बात जो है वो मैं उनको कोट करूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए मैंने अभी तक इतने अरसे से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं हमेशा ये क्या कहता था 2 साल से कि मरियम काम कर रही है, लोग मानते हैं वो काम कर रही है, मगर वो साथ कहते हैं कि लेकिन वोट असी इमरान ही देना, कम कर रही है वो ठीक है चंगा करे। उसने कहा ये जो बसंत है ना, इसने इस चीज़ में डेंट डाला है। अच्छा, इसमें एक और वो बात है, आप जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए फेडरल गवर्नमेंट को इस टाइम सिर्फ गालियां पड़ रही हैं, सिर्फ गालियां। कोई उन पे ये नहीं कहने को तैयार, कोई उसको डिफेंड करने को नहीं तैयार, कोई ये कहने को नहीं तैयार ये बड़ी अच्छी है। मरियम का जब आप जिक्र करते हैं ना, 4 बंदों में बैठ के करें, 1000 बंदे में बैठ के करें, वो आवाज़ें आ जाती हैं, वो नहीं जी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, वो वाह 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 वाह। हमने तो उस पर पोल्स कराए हैं, फेडरल गवर्नमेंट को गालियां हैं और मरियम को कह रहे हैं कि कोई खबरदार किसी ने मरियम को उसकी वजह है ना, क्या उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की आवाम की जेब पे डाका वफाकी हुकूमत ने डाला, पंजाब हुकूमत ने तो नहीं डाला। जी सर, ठीक है। वो चाहे बिजली की कीमतें थी, ऐसी कीमतें थी, जो इन्फ्लेशनरी सारा ट्रेंड था पिछले 2-3 साल का, एक्चुअली तो वो फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों की वजह से हुआ, सुबह से नहीं हुआ। सुबह फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखें आज ही मैं देख रहा हूँ कि उनकी एक नई रमज़ान की स्कीम आ गई है
कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मतलब गरीब लोग हैं या 10,000 हाँ वो मैसेज करें और तो उनको 3 से 10,000 तक आपको राशन के लिए पैसे मिल जाएंगे। 3,000 पहले थे, अब 10,000। तो मतलब आप बताएं 10,000, ये देखें ना, एनीवन हु गेट्स दिस, चले वो वोटर रंग का बनता ही नहीं बनता, लेकिन वो दिल में उस लम्हे के लिए या कुछ लम्हों के लिए या कुछ दिनों के लिए तो उनको बेहद अच्छा समझेगा, दुआ देगा इनको, और क्या पता दुआएं आगे हम सर देखें लोग के मैंने 2012 में देखा है कि जिस वक्त लैपटॉप लोगों को मिलता था ना वो कन्वर्ट होते थे। मैं अपनी आंखों से देखा है। पीटीआई का सपोर्टर जो है वो पीएमएलएन का सपोर्टर बना, सिर्फ उसको लैपटॉप मिला है। क्या चीज होती है यार, हमें कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, एक बंदे ने लाके हाथ में लैपटॉप दे दिया है, पावे मेरे टैक्स के पैसे आंदा है, हालांकि मेरा टैक्स 83 रुपए है लेकिन मैंने टैक्स लिया, ठीक है ना, कोई देता ही नहीं। यहाँ पर हकीकत है, यहाँ पर अगर आप किसी की जेब में यार 10,000 रुपए जाके डालोगे, आई डोंट थिंक एवरीवन विल कन्वर्ट, बट इवन इफ 10% इज बच्चे टिकटॉक्स बना रहे हैं, स्कूल के बच्चे, ठीक है, वो धुंध है, वो कह रहा है मरियम बाजी ये ना मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो ये ना मुझे यहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता है, उस रोड जो भी उसके इलाके की रोड का नाम है, उस रोड पे ना बस आती है, इधर ही चला दें। उसने क्या किया, 3-4 दिन बाद चला दी, उसने वो वैन में बैठ के उसे टिकटॉक बनाई, कहता मरियम बाजी आपका शुक्रिया, देखे मैं वैन में बैठ के जा रहा हूं। मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं है, बल्कि मैं आपको इसको कमाल है, मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा भी ये हो क्या रहा है। With Mariam, the thing is कि a lot of people have actually thought a lot of these things before. ये नहीं है कि पहली दफा she's thinking out of the box, but उसमें उन लोगों में वो विल या ताकत नहीं थी, वो फैसला फाइनल करने के लिए जो भी रिसोर्सेज फिर चाहिए थे, टाइम चाहिए था, उसकी ओनरशिप चाहिए थी। बसंत एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, शहबाज शरीफ साहब 2013 से ही बसंत करवा रहे हैं। जी 2013 के अंदर मैं गवाह हूँ इस बात का कि उनके जो बेटे हैं सलमान शहबाज शरीफ साहब, वो बल्कि जो ही वो चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 में, तो वो कहते फिरते थे कि प्लीज़ यार कोई मेरे बाप से कहे, प्लीज़ सिफारिश करें ना यार, बसंत करा दीजिए। लोगों की बड़ी कोशिश थी, चलता रहा। लेकिन मियाँ साहब ने आते साथ कहा, पिछले से इनकी गवर्नमेंट आई, उसमें मियाँ साहब ने एक वो कमेटी बनाई और वो उसमें बहुत सारे 16-18 लोग थे। सवाल ये है कि मरियम फैसला करती है, वो काम करके दिखाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे चल रही हैं, थोड़ा सा काम कौन नहीं कर रहा है, काम वो नहीं कर रहे जो इनका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो पैसे ले रहे हैं, हमसे भी ले रहे हैं, हमारे से नाम कमा के दुनिया भर में भी लीगें खेलने जाते हैं, वहाँ भी हमें बदनाम करा के आते हैं, वहाँ भी जलील कराते हैं, ठीक है, और अपनी कौमी टीम को भी जलील कराते हैं। भाई बंदा पूछे कि आपको अपनी टीम का पता था ना, तो अच्छा भला आपने बाइकाट किया था, इतने हीरो बन गए थे, इतने बड़े बड़े आर्टिकल दुनिया भर में लिखे गए थे, ऑस्ट्रेलियन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस, हर तरफ पता चल रहा था कि भाई पाकिस्तान ने बहुत नुकसान कर दिया इंडिया का, थरथली मिच गई थी। फिर हम खेलने चले गए और देखें फिर क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ बताएं ना। बताने जोगा भी नहीं छोड़ा किसी ने, बताने जोगा किसी ने नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, क्यों आ रहे किंग बॉब्जी की वजह से ऐसी है ना, यही है ना चेन जी का हीरो किंग बॉब्जी, ऐसी है। शुक्र है कोई चौका नहीं लगा, वरना वो चौका लग जाता तो वो 152 हमारे जैसे जान को आया हुआ है ना, वो 152 for 0, वो तो बॉब्जी की ऐसी कवर ड्राइव मारते हुए की तस्वीर हो जाती है और वो कहते हैं क्या प्लेयर है। वीडियो आनी थी बहुत है। आई सॉ दिस कि वो पता है इस वक्त वर्ल्ड 37 नंबर पे चला गया T20 में, ही यूज्ड टू बी नंबर 1 जी। बाबर आजम इज अबाउट 37, 35, 36 कुछ, और वो यूज्ड टू बी नंबर 1। नहीं, आई नो ही वाज नंबर 1, ही इज एट 37। यस, और वो बियॉन्ड प्राइम है अपनी, 4 साल हो गए हैं, दुनिया भर के प्लेयर्स हमने देखे, हमारे सामने सचिन तेंदुलकर पे भी बुरा टाइम आया, वो भी आउट ऑफ फॉर्म गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ बाबर आजम के साथ हुआ ना, जो इसकी फॉर्म को मौत पड़ गई है, ऐसी तो हमने नहीं देखी। ये तो शाहीन अफरीदी के बारे में, वो भी अगला नाम उसका था, वो भाई साहब को भी हम पता नहीं क्यों खिलाते, एक हारिस रऊफ से जान छुड़ाई है, एक उससे भी जान छुड़ा ले। मेरा अपना वैसे ही कहना है कि जो हालात ये है ना इस टीम के, जिस तरह की ये खेलती है, इससे तो ये है कि कोई ए टीम को खिला लिया करो कौमी टीम के लिए, हार तो वो भी जाएंगे, हो सकता है बेचारे दिल मार लें, कोई शौक पूरा कर लें। ऊपर से ये टीम की, मुझे तो अली डिसएग्री कर रहा है, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। यू आर प्लेइंग सो मेनी ऑलराउंडर्स, एक उसमें एक फ़हीम है, राना फ़हीम साहब जो है, आप उसको खिला ही पता नहीं क्यों रहे हो, या आप उसको एज ए बॉलर खिला लो, फिर आप शाहीन अफरीदी को बिठा दो और कुछ कर लो, या आप उसकी जगह कोई बैट्समैन खिला लो, पता नहीं आप क्या खिला रहे हो। मजेदार मीम्स है ना राना फ़हीम पे, कहते हैं कि वो एक दिन वो स्कूल लेट गया तो बाकियों को फाइन हुआ कि तुम लोग जल्दी कैसे आ गए। नहीं सर, मैं राणा साहब की, आप भी राणे हैं, मैं राणों की उससे ग्रेटनेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट मैं ये आप कर भी नहीं सकते, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उनकी जो है ना पर्पस नहीं समझ आ रहा, या उनको इस्तेमाल किया जाए, शाहीन को ड्रॉप कर दें, उसकी जगह कोई बैट्समैन डाल लें, ये कुछ करें तो सही। इस तरह का कोई ग्रुप है आप लोगों का जो वो एफआईआर वगैरह कराता है लोगों की जो राणों के खिलाफ बात? यार मुझे एक दफा ऐड किया था, मुझे फेसबुक पे ऐड किया था, कोई था इस तरह का ग्रुप ना, तंजुमन कुछ करके ना, उन्होंने मुझे वो ऐड किया था, उन्होंने कहा था कि अकबर शहनशाह ने कहा था कि राजपूतों की होगी ना, वो राणों की नहीं होगी, एक्चुअल राजपूतों की होगी, राजपूत एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान टाइप की चीज होगी। एक्चुअल राजपूत सर मैं ये कह रहा हूं कि उसमें राणे नहीं होगा ना, राणे जो है मतलब किसी ने ये नहीं रखा होगा कि राणा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर सुने ना, राणा राव राय जो है ना, वो हम लगाते हैं, हमारे वो बड़े लगाते थे खुद को मुसलमान वो करने के लिए, वैसे हमारी गोद जो है ना वो भट्टी है,
वो इसी तरह ही हमारे कबीले अलग है, राजपूत ही हैं मैं ये क्या हाँ चले जी अली आप महाराजा वीर प्रताप सिंह थे ये वो यहाँ पिछले वो जन्म छोटी-छोटी- पिछले जन्म ये वो वाली थी ना कपूरथला से सर, वी कम फ्रॉम कपूरथला ना, तो वो सारे सिख थे वहाँ पर, हमारे बावजूद भी सिख ही होंगे सर। उससे पहले भी आप वहां से आते होंगे ना, राजवाड़े स्टेट्स जो थी जो फिर मुसलमान कब्जा नहीं कर सके थे। कहने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हाँ फिर बताओ ना यार क्या हुआ हमारे साथ यार राणिया नु छड्डो ना गल बात क्या है राणिया ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ राणिया ਦਾ कोई मामला ही नहीं सी मैं ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाऊं। राणा कह रहे हैं बात ये है कि 3 खिलाड़ी जिनको सबसे पहले बाहर करने की जरूरत है। बॉब्जी नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 2 शादाब खान, नंबर 3 अब ये जो है ना वो क्या कहते हैं प्यो पुत्र फुफी जमात, ये जो दमादों की टीमें हैं ना, 2 तो दमाद हैं। सुसर ने भी कह दिया निकालो इसको। सुसर और सोरा अपना जड़ा है ना वो तंग आ गया कि यार मैं इसको बेटी को उसने कहा बेटी मैं तेरा कार बसे ना बेटी दे दी इज्जत नहीं दे सकता बस इससे इतना मेरे से नहीं हो इतना मेरे से नहीं हो रहा उनते मेरे ते आ गई नहीं, वो कह बेटी देखो तो सही। पापा आपने फिर ये बात कर दी है, पहले भी आप कहते देखो तो सही क्या कर रहा है। और वो बंदा यार पहले ओवर नहीं तो ग्लैन मुश्ताक भी पूरी दुनिया को सिखाता फिरता स्पिन कैसे करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सिखा देंगे बेटा कैसे खेलना है। उस दिन वो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आउट किया ना तो वो बॉल स्पिन हुआ। ओ हाँ वो जो ऐसे लेग स्पिन करके वहां लेग पड़ा स्पिन हुआ और मैंने कहा ये इसका बॉल स्पिन हो गया, यहाँ पर मैं गेंदे कर रहा होता क्या होना था। यानी कोई आम आदमी इसका तो देखो ना इसका स्पिन भी सीधा हो जाता होता बॉल। तो वो किया नहीं कभी स्पिन, तो भूल गया हुआ था बीच में। नहीं मैं तो कहता ही हूँ, मेरा तो उसके बारे में हमेशा से पहले दिन से दावा है। लैपटॉप माफिया इस्लामाबाद वो जो यूनाइटेड के साथ था, सारे वो लैपटॉप लेके डेटा लेके फिरते थे, ठीक है। ये उनकी वजह से ये पाकिस्तान टीम को मुसीबतें लगी हुई हैं। ये हसन अली भी कितना सा साथ रगड़ाता रहा, इसी तरह ये मतलब दिस इज दिस। मेरा दोस्त है, मेरी बात सुनिए के बारे में कुछ ना कहें। जहाँ तक हसन अली की बात है ना, हसन अली 2017 में चलो उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में बल्कि परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन वो पिछले 4-5 साल से टोटल आउटकास्ट है, ठीक है। टीम में वापस आया है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया। हालांकि आई पर्सनली बिलीव कि उसकी परफॉर्मेंस किसी भी दौर में इतनी बुरी नहीं रही जितनी शादाब खान की बुरी है पिछले बहुत अरसे से। मोर ओवर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि आपने तो वो लैपटॉप माफिया का ये जो स्टैट्स माफिया है ना, माफिया तो नहीं मतलब वो जो स्टैट्स, ये सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर मुसीबत पैदा हुई ये स्टैट्स। आप अभी भी जाके क्रिक इन्फो के ऊपर ना उन्होंने एक लगाया हुआ है वो कंपैरिजन ना 2 प्लेयर्स का, तो आप उसको लगाएं शादाब और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है उसमें आप इकोनॉमी निकाल कर देख लें और साथ उसका एवरेज आप जब निकालेंगे, एवरेज आउट करेंगे वो हर दफ़ा, यानी अगर आप सिर्फ प्योरली स्टैट्स की बेस पर प्लेयर उठा रहे हैं तो आप उठाएंगे इन दोनों में से किसी एक को ओवर एनी अदर फास्ट बॉलर और स्पिनर इन द वर्ल्ड, राइट। ये 2 बॉलर जो हैं वो हमें कितने मैच हरवा चुके हैं, आई हैव लॉस्ट काउंट। हारिस रऊफ अल्लाह माफ करे। अब शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर, उसने तो अमेरिका से मैच हरवा दिया था, याद है लास्ट ओवर करते उससे को टिका लिया। लेफ्ट आर्म फास्ट बहुत घटिया बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का नेचुरली आउट स्विंग होता है बॉल। मैंने पिछले 5 साल में शाहीन अफरीदी का बॉल बाहर निकलता हुआ नहीं देखा। एक ही बॉल है उसके पास जो उसका थोड़ा सा अंदर आता है, वो अंदर भी नहीं आ रहा, वो अंदर भी नहीं आगे कराया, नहीं अंदर यार उसने आगे कराया, फुल टॉस बना के चौके मारे। बुमराह ने दूसरा बॉल जो उसको कराया है साइम को, उसने गिट्टियां जो फाड़, एक शाहीन ने इतना डरा हुआ। आपने अगर ऐसा अपना प्रीमियर स्पेयर हेड आपका फास्ट बॉलर तो दूर फटे मुंह यार, भाईजान जिस जगह पर पिच होकर अंदर आता था ना बॉल, उस जगह पर पिच होकर बॉल अंदर नहीं आ रहा। पिच वही हो रहा है जहां पहले हो रहा था। होता है ऐसे लेफ्ट आर्मर्स के साथ बहुत ऐसा मतलब ये ऐसा होता है और बड़े बड़े के साथ होता है, बट दे वर्क ऑन इट एंड देन दे गेट बैक टू इट। मेरी इतनी सी इल्तिजा है जी सर, इल्तिजा कि एक तो शाहीन अफरीदी देखें, मैं आपको इस पे जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है, एक आपकी ना आपका विजन होता है। वो जो अपना है हसन साहब, उनका एक विजन है, उसका ख्याल है कि आप जो है ना ऑलराउंडर्स के साथ मैच जीत सकते हैं और उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही किया था। अब मसला आई हैव नो इशू विद दैट, लेकिन आपने जब क्वालिटी लेकर जानी है ना तो फिर आपको, अगर आपने एक विजन रखा हुआ ना कि जब हमने इस तरह की क्रिकेट खेली है, तो सो डोंट स्टे इन बिटवीन। यानी उस क्रिकेट में आप अगर बाबर आजम को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूर कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी। सो एक तो आप वहीं पर रह गए। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आप फिर जो आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे ब्रेव डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। भाई शाहीन नहीं परफॉर्म कर रहा, यू शुड थ्रो हिम आउट। अच्छा फिर अब एक चीज़ बनी हुई है जी, अब्रार मिस्ट्री स्पिनर। कल स्पिन होने वाली विकेट थी और उस पर यानी कि साइम अयूब ने हिलने नहीं दिया, सलमान अली आगा ने हिलने नहीं दिया, उस्मान तारिक ने हिलने नहीं दिया। वहाँ पर अब्रार को कुट पड़ी और
पागलों की तरह कुट पड़ी और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं था। एक होता है ना आपको पड़ जाते हैं 2 की, फिर आप कम बैक कर लेते हो ना, कोई कम बैक नहीं। सो प्लेयर्स आपके उस तरह मेंटली रेडी नहीं है, जो आपका विजन है, जो आप स्ट्रेटजी लेके चाह रहे हो उसके ऊपर जो पूरे उतरे। अब सलमान अली आगा ने अपनी क्रिकेट सोडू से इवॉल्व की, हमने देखा कुछ पिछले मैचेस से कि यार उसने अपने आप को चेंज किया। बाबर को एक अरसा लग गया, मुझे इतना स्टबर्न क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि जो चेंज करने को तैयार ही नहीं। उसको उसके स्कूल के कोच ने बताया वो तो आखिरी बंदा होवे जेड़ा तू आउट होवे, यानी 50 ओवर खेड के वो उस पे ऐसे कायम है कि उसे बेड़ा ही कर दिया। तो आप खिला क्यों रहे हैं उसको? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर एक विजन बनाया, आपकी एक स्ट्रेटजी है कि हमने एग्रेसिव चलना है। जब इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया था 15 के वर्ल्ड कप के बाद कि 19 में हमने अगर हारना है तो ऐसे नहीं हारना, तो मॉर्गन को आया, मॉर्गन ने खुद अपना वो था, उसने आर्चर को 19 साल का पकड़ के लिया। इंग्लैंड के सिस्टम से कभी 19 साल का लड़का ही नहीं आया फास्ट बॉलिंग उनके ना, वो सारे सिस्टम से वो उसको पकड़ के लिया, उनके वो फिट होता था। तो आपने अगर ये सोच लिया है कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो एटलीस्ट सपोर्ट इट विद द प्लेयर्स जो कि वो क्रिकेट खेल सके। अच्छा फिर क्या है, स्टार पावर है आपके यहाँ, वो स्पॉन्सर्स नहीं है। उसने रमीज ने कहा आप पागल हैं अगर आप निकालेंगे बाबर आजम को, एक ही बंदे को तो मैच देखने आती है। और वो सच्ची बात है, लाहौर में पूरा क्राउड जो है वो बाबर को देखने आता है, उधर शोर पड़ा होता है। आप बाबर को निकाल देंगे तो आपकी क्रिकेट में कुछ बाकी बचता ही नहीं है। सो ये इस तरह के मामला हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप ये देखेंगे तो फिर आप ये नहीं देख सकते कि जी आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर यही होगा जो हुआ है। उसको देखें, वो ईशान किशन टीम से बाहर था, ठीक है, वो बाहर था, उसने वो क्रिकेट खेली। संजू सैमसन को बाहर करना सर बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन था। उसने वो क्रिकेट खेल रहा है, वो ईशान किशन, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। हालांकि वो बंदा कोई तगड़ा बंदा नहीं है, वो छक्के मारता है, इतने बड़ा वो कोलंबो का ग्राउंड था, वहां वो छक्के मार रहा है। उसने अपने आप को इवॉल्व किया है, बिल्ड किया है, वो आया है और उसने वो क्रिकेट खेली है। मुंबई इंडियंस में इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, एथिक्स और वो जो डिसिप्लिन इश्यूज पर इसकी ऐसी की तैसी की, फील्डिंग कोच ने इसको गालियां निकाली हुई हैं। उन्होंने कहा ये हरकतें ना यहाँ पर करो, तुमने अपनी फिटनेस अगर ना की मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस उस लड़के ने जो है ना वो फेस की हुई है। नाउ ही हैज इवॉल्व्ड। अच्छा वो पांडे है, वो सर कब से हमारे वो पड़ा हुआ है पीछे, साढ़े पैरा नू गिटिया नू, वो नहीं खेला जाता हमसे, वो हमसे नहीं खेला जाता। एक सिंपल वो काम करता है, हार्ड लेंथ पे बॉल करता है और वो थोड़ी सी बॉल स्विंग करता है। कोई हल नहीं निकाल सका इस चीज का। मैंने आपको बताया कि 14 की बॉलिंग एवरेज है उसकी, बेस्ट बॉलिंग एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ है उसकी, बाकी दुनिया 18-20 विकेटों से हमारे खिलाफ है। और अभी हम खेलते कितना है, आप ये भी इमेजिन करें कि हमारा क्या हाल इंडिया करता अगर हम ज्यादा खेला करते हैं मैच। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आई ऑनेस्टली डोंट फील कि दिस इज द रीजन। आई फील कि अगर ये ज्यादा मैचेस खेलें तो ये जो इनका झाका है ना वो भी खुले। अच्छा। बात ये है कि ये सारी बातें जो हैं वो बाबर आजम के आउट आने से पहले साइम अयूब भी आउट हो चुका था और उसका क्या नाम है, आगा भी आउट हो चुका था, फरहान भी आउट हो चुका था। ये तीनों आपके पिछले काफी अरसे से बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन हैं। तीन हैं ये बैटिंग कर ही रहे हैं तीन। ये तीनों बैट्समैन जो हैं वो चौथी बॉल पर आउट हुआ है साहिबजादा फरहान। पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल आपकी बीट हुई है। 176 स्कोर है। 176 कितनी दफा चेज होता है जी T20 में? दर्जनों मरतबा चेज हो चुका है। हर टूर्नामेंट के अंदर इस तरह के टोटल्स होते हैं और रेगुलर टोटल्स हैं भी। आप चौथी बॉल पर इतने अंडर प्रेशर थे कि आप उठा के मार रहे हो और आप कैच हो जाते हो, ठीक है। अगले ओवर में आपका एक छक्का लगा है, आपको समझ नहीं है, चलो साइम को बॉल अच्छा पड़ा है, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, आपको सारी बात समझ में आ जाती है। मगर सलमान अली आगा जो शॉट मार के आउट हुआ है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो बात की ना कि अगर ज़्यादा खेल रहे हो तो उस सूरत में पॉसिबल है कि ये ज़्यादा मैच हारें। आई फील कि अगर ये ज़्यादा खेल रहे हो तो इनके ऊपर से ये प्रेशर कम होगा, बिकॉज दे विल गेट यूज्ड टू इट। ये खेलने ही टूर्नामेंट्स में जाते हैं और जब टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो इनके ऊपर एक तो प्रेशर है, दूसरा बहुत दबके। आई ऑनेस्टली फील दिस टीम इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। आप बाबर को एक तरफ रखते हैं, इस टीम की बैटिंग जो है वो इतनी गंदी नहीं है कि ये 114 तो चलो वो रोक खप के हो गए। मैं तो टेंशन में था 76 ते ना आउट हो जान। मैंने कहा पहला मेरा टारगेट ये था 76 कर जाए। जिस वक्त मुझे बताया किसी ने कि जो 96 पता नहीं 98 पे 7 आउट है, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। अली ऑन दिस पॉइंट ये मोहसिन नकवी को वहाँ जाना नहीं चाहिए था, और जाना था तो टीम से नहीं मिलना चाहिए था। आपका क्या काम है, आप जाकर वो खेलो, अच्छा खेलना।
यार ये क्या प्रेशर मुफ्त वो पहले कट प्रेशर है और जाके उन्होंने दसन देने के नहीं वो मेरा मेरा कहना अपना है ये कि कहना है कि इनको कोई प्रेशर honestly का don't फर्क नहीं है, feel कुछ I भी नहीं है honestly pressure। don't feel कि इनके ऊपर मोहसिन नकवी का प्रेशर है, निकम्मे इनके ऊपर हैं बुमराह का और पांड्या का बड़ा प्रेशर है, ठीक है ना, इनके ऊपर ईशान किशन का, सूर्य कुमार का, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं वाली जो बात है ना, उनकी मेंटल mental स्ट्रेंथ का है issue और फिजिकल भी है यार। उनके को प्लेयर नजर आता है जिसका कोई पेट निकला हो, कोई वो ऐसे। अब भाईजान आपका भी ऐसे नजर नहीं फिर आता, सरफराज को एक लो। बॉलर है, एक प्लेयर है पूरी टीम में जिसका पेट नजर आता है, किसका? बाबर का। और भी है, बाबर भी है, हारिस गादी, वो भी उसका भी पेट निकला हुआ है, हारिस बाहर है ना, अब वो भी निकला है ना यार, वो भी खेलते रहते हैं। सरफराज ने हराया हुआ है ना इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में, उनसे कोई पूछ लो फिर किवें रही एक दफा नहीं हराया उसने, पहले हराया ए टीम का कैप्टन, यार, अंडर बात 19 ये का कि- कैप्टन, उसके बाद उसने हराया एज कैप्टन पाकिस्तान, उसके बाद उसने अभी इसी साल अंडर 19 के कोच के तौर पर भी रहा है, वो मैनेजर के तौर पर, ठीक है। अच्छा बात तो सुने ना, दिस गाय नोज हाउ टू बीट इंडिया। असल बात ये है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम, या तो वो प्लेयर्स को काम डाउन करता है, किस तरह करता है, या वो उनको साइक आउट करता है, वो उनके ऊपर वर्क करता है। आई मीन आई पर्सनली फील कि द ओनली रीजन वाई सरफराज इज सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया, रिलेटिवली सक्सेसफुल पिछले 20 साल के अंदर, उसकी रीजन बुनियादी तौर पर यह है कि उसकी जो मेंटालिटी है वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को काम डाउन करना। No, but also that also has to do something with मेरे the ख्याल fact से that उसका डंडा players रखता है, कौन वो थे, काम डाउन नहीं करता, उसका वो players डंडा तो बेहतर रखता थे ना यार इनसे। नहीं प्लेयर कौन से यार, वो भी बच्चे खेल रहे हैं। नहीं इस तरह के तो नहीं थे ना। खैर बात ये है मिकी कि आर्थर ने एक हम प्लान बनाया टोटल होता 4 था। टोटल देखो प्लेयर माइक मैच हैसन खेलते ने, हैं। देखें वकास साहब, बात यह है मिकी आर्थर प्लान के ऊपर वर्क करने की बात होती है ना। नहीं वो सरफराज कराता था ना। माइक हैसन ने एक प्लान बनाया और उसने कहा कि जी हमारी टीम में 140 से नीचे वाला स्ट्राइक रेट वाला नहीं खेलेगा, ठीक है। आते ही सबसे पहले ये बात हुई, थोड़े दिनों के बाद पता चला जी 40 लोगों की एक टीम बन गई है, 40 लोगों की जो एक स्क्वाड बन गया है, उसके अंदर जो है वो बैट्समैन है, उसके अंदर रिजवान और बाबर की एंट्री दोबारा से हो गई है। क्या होगा जी, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर वर्क किया जाएगा कि ये अपने ही स्ट्राइक रेट को 140 पर ले जाएं। नाउ एट द एज ऑफ 32 33 नोबडी डज दैट। अच्छा, अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आपकी अपनी पोजीशन पर आप नहीं खेल रहे, वहां पर आप फेल हो रहे हैं, नीचे आप आ रहे हैं, आपको वहां से रनजें नहीं हो रही, और मगर आप खेले जा रहे हैं। माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज विद टीम सिलेक्शन। जो टीम गई है मैदान में वो इतनी बुरी खेल रही है, वो टीम के अंदर 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसके ऊपर कंसेंसस है कि इनके 4-4 साल से टीम के परफॉर्मेंस खराब है इनकी। How do they manage to be in the team? This is where Mohsin Naqvi's role comes in. Mohsin Naqvi यहां पर compromised है। ओके, मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है। साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ खत्म मैं भी ये कहने लगूंगा, काफी टाइम हो गया ऐसे लोग हमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लें लोग और कहें कि यार आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम लंबा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा शो देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास अली राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।